म्यूज़ियम और लाइब्रेरी से हमें आज के इस इतने एक महत्वपूर्ण दिवस पे आमंत्रित किया गया और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। हमारे उत्तराखंड में इस समय 2 कार्यक्रम चल रहे हैं जिनका कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक है वेस्ट वॉरियर्स। तो वेस्ट वॉरियर जो है वो जूडी अंडरहिल जो हैं, बेसिकली एक ब्रिटिश नागरिक हैं और बहुत कम उम्र की लड़की हैं, लेकिन देहरादून में मुझे लगता है कि अगर किसी के मैं पाँव छू सकता हूँ आदर के साथ तो वो डिज़र्व करती हैं, जूडी अंडरहिल। उनको पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से अवार्ड भी मिला है। इन्होंने क्या किया कि हम पहले मैं इको टूरिज्म में हूँ, हम लोग बर्ड टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, रूरल टूरिज्म को राज्य के अलग अलग भागों में, और उसको ज़्यादा बड़े पैमाने पे करने के लिए हमने नेचर फेस्टिवल्स की श्रृंखला आरंभ की। तो क्योंकि हम जब भी बर्ड वॉचिंग कैंप्स करते हैं या नेचर गाइड ट्रेनिंग करते हैं उसमें 25-30 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाते, और उत्तराखंड जो है इसमें इतनी सारी पक्षी विविधता है और आज तक राज्य को बने हुए 15 साल हो गए और फिर भी कुछ नहीं है। तो ये चेकलिस्ट बनाई, तो ये इसमें 686 स्पीशीज़ थी और इसमें जो है 3 इसके रिप्रिंट हो चुके हैं और 686 से बढ़ के ये 693 हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 1-1.5 साल के अंदर ये 700 हो जाएंगी। अब 700 पक्षी प्रजातियां जो हैं वो पूरे यूरोप में जो प्रजातियां पाई जाती होंगी उससे भी बड़ा संख्या है। ये संख्या में उतनी पक्षी नहीं, जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड में हो, लेकिन प्रजातियों की विविधता में ये बिल्कुल बेजोड़ है। दुनिया में, धरती में बहुत कम ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे कि इतनी पक्षी विविधता बची हुई हो, और उसमें खास तौर से जो है पेनिनसुलर पक्षी तो चलो सेंट्रल इंडिया में भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, पर मिडिल हिमालयाज़ के और हायर हिमालयाज़ के जो विंटर में जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको देखने की बहुत लोगों की डिमांड है। तो अब इस धरोहर के बारे में जागृति पैदा करना, लोगों को इससे जोड़ना और पक्षी पहचान की गाइडों में क्षमता विकसित करना। आज भी उत्तराखंड में जो है हम आपस में चर्चा करते हैं तो 40 भी कुशल बर्ड गाइड नहीं है, 40 से कम होंगे या 40 होंगे, और टूर ऑपरेटर को अगर हम देखें तो 10 भी नहीं है। मतलब मेरी जानकारी में तो खाली 3 हैं जो प्रेडोमिनेटली बर्ड टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। अब बर्ड टूरिज्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इको टूरिज्म की जो अवधारणा है उसमें बर्ड टूरिज्म जो है उसके सबसे नज़दीक आता है, क्योंकि पक्षी को देखने के लिए बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, आपको आहट भी नहीं कर सकते हैं और आपको बहुत शांति के साथ पैदल मूव करना पड़ेगा। तो जो एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर है वो सबसे कम होता है। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाह रहा था कि 80s और 90s में तब सोशल फॉरेस्ट्री और इनके ऊपर सब ज़्यादा दौर था, तब ग्रीन इश्यूज से हम डील कर रहे थे। उसके बाद एक फेज़ आया जिसमें ब्राउन इश्यूज हो गए जो डोमिनेट कर रहे थे, और आज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है कि अब हम एक ऐसा एरा में आ गए हैं जहाँ पे पर्यावरण के बारे में शोर मचाना नहीं, उसको उसके खतरों से इंगित करना नहीं, आज लोग इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो जो वेस्ट वॉरियर का मॉडल है, उस मॉडल के अंतर्गत वो ये नहीं है कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सर्विस के लिए वो सेल्फ सपोर्टिंग है, उनको पैसा भी मिल रहा है और वो जनरेट कर रहे हैं। प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं वो, बट दे आर एबल टू मीट देयर क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट। कुछ बातें मैं अपने कॉर्बेट के अनुभव से कहना चाहता हूँ। मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है लगभग 10 साल तक रहा हूँ एज अ डिप्टी डायरेक्टर। हमारे लिए कल्पना करना कठिन है कि जब सूखा पड़ता है तब वन्य जीवों पे क्या गुजरती है। हमारे एक विधायक हैं, काफ़ी वाइल्ड लाइफ के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, वो अपना वाक्य बताने लग गए। कहते हैं कि एक बार गर्मी थी तो एक सांभर जो है वो हिचकते हिचकते, अब प्यासा है, पानी कहीं भी नहीं है, उसको पानी के पास जाना ही है, वो करते करते गांव तक आया और गांव के हैंडपंप पे जो बूंदे पानी की टपक रही होंगी उसको पीने लग गया और गांव वालों ने उसे मार दिया। तो उसको, जानवर को जो है उसको अपनी जान पे हथेली पे रख करके जब ये गर्मी आएगी, वो टाइगर हो, हाथी हो, कोई भी जानवर हो, उसने जाना ही है। और अब हम क्या फेस कर रहे हैं कि कभी तो बिल्कुल सूखा हो गया और कभी जैसे केदारनाथ में हुआ था तो बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गई है। कॉर्बेट
जो टूरिस्ट के रूप में आप गए होंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया जंगल है, इतनी प्राकृतिक वो हवा है। मैं वहाँ पे इतने साल बिताने के बाद मेरी सारी निगाह और ध्यान जो है वो हमेशा मिट्टी पे चले जाता है कि ऊपर तो पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं, हरियाली दिखाई दे रही है, जानवर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पर अगर आप वास्तव में मिट्टी को देखें तो फायर की वजह से, ये हाई टेम्परेचर की वजह से और वाटर के इम्पैक्ट से काफ़ी बड़ा इरोजन है। हम ग्रेजुअली मिट्टी को लूज कर रहे हैं और मतलब ये जो प्राइम प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क में भी है, और ऐसे क्षेत्रों में भी कल को कैसे वो क्या होगा जब ये पेड़ जो खड़े हुए हैं वो गिरने लग जाएंगे और रीजनरेशन जो जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है वो नहीं होगा, तो ऐसे एरिया का भी क्या होगा। ठीक है, आज हमने कॉर्बेट में हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि भाई टाइगर्स में जो है साइंटिफिक लिटरेचर में हमने हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी जो है वो अचीव कर ली, और उत्तराखंड जो है वहाँ पे अब दूसरी टाइगर रिजर्व बनी है राजा जी, तो वो इंडिया में अब स्टेट्स में मध्य प्रदेश जो कि अपने आप को टाइगर स्टेट कहा करता था और जहाँ 5 टाइगर रिजर्व थी, तो उसको पछाड़ करके सेकंड नंबर पे आ गया है। लेकिन कब तक, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा अंश जो सक्सेस का है वो केवल गांव वालों की टॉलरेंस पे है। वो लोग, उनकी जो खेती को नुकसान होता है, उनको नुकसान होता है, उसको सहन कर रहे हैं, और जब ये बाहर से समर्थन मिलने लग जाएगा तो ये आर्टिफिशियल पॉपुलेशन जो है ये अपने, या मिट्टी के कटान की वजह से उत्पादकता कम होगी तो ये अपने आप नीचे गिरेंगे। कॉर्बेट के किनारे रिसोर्ट्स जो हैं उनको पूरे एक नेशनल कंसर्न का विषय बन गए। पर आखिर ये समस्या क्यों होती हैं? हमारे टूरिज्म जो है, टूरिज्म का कोई अपना एक्ट ही नहीं है, और टूरिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट सब्जेक्ट हैगा। तो अब सरकार जो है, केंद्र सरकार एक नई टूरिज्म की नीति बनाने की चेष्टा कर रही हैं, जिसमें कि टूरिज्म को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की बात है, और उसके बाद में जो है हो सकता है कि ये जो टूरिज्म के लिए, ऐसी सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए ऐसे डायरेक्टिव लॉज बने जिनमें कि पेनल्टीज वगैरह इन्फोर्स की जा सकें। अभी तक हमारा सारा टूरिज्म डेवलपमेंट जो है वो टाउन प्लानिंग लॉज पे आधारित है। अब वो म्यूनिसिपल एरियाज में तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के लिए ना वेस्ट के लिए कोई गाइडलाइंस और सिस्टम है, और ना ही डेवलपमेंट के लिए खास रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉर्बेट में जब पूसा से टूरिज्म मिनिस्ट्री ने सर्वे कराया तो 130 रिसोर्ट में से केवल कुछ शायद 10-15 रिसोर्ट के पास एनओसी था। एनओसी तो मिनिमम होना चाहिए, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी था। कुछ ने अप्लाई कर दिया था और अधिकांश ने तो अप्लाई भी नहीं किया था, जबकि वो पूरी सक्सेसफुल टूरिज्म कर रहे थे। पर्यावरण के जब भी हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल के बिहेवियर और इंडिविजुअल एक्शन क्या है उसके ऊपर जोर देते हैं। इंडिविजुअल की भी अपनी सीमाएं होती हैं और सब कुछ इंडिविजुअल के एक्शन से संभव नहीं है। ये मल्टीपल लेवल्स हैं और प्रॉब्लम्स को मल्टीपल लेवल पे एड्रेस करने की जरूरत है। IUCN जो है, जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उनके अपने 8 स्ट्रीम्स जो हैं उनमें से एक स्ट्रीम है इंस्पायरिंग न्यू जनरेशन। हमारी भी जो गतिविधियां हैं जो हम यूथ के साथ, रूरल यूथ के साथ कर रहे हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। और यूथ को मौका मिलना चाहिए प्रकृति को एक अनुभव करने का, उसके नज़दीक जाने का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का, तभी वो संरक्षण के लिए आगे बढ़ कर के आएंगे। वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम उत्तराखंड में जो है एक नया प्रोजेक्ट, ये DPL ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इसकी बातचीत कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है इसमें कोई एक्टिविटीज़ ना होकर के, वो उसका एम ये होगा कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को असेस किया जाए और जो गैप्स हैं एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी सेक्टर्स में एड्रेस किया जाए, कि इंडस्ट्री में क्या किया जा सकता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म, इको टूरिज्म में क्या किया जा सकता है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में क्या किया जा सकता है। नमामि गंगे या जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है वो उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कई सारे इश्यूज जो हैं वो जुड़ करके शहरों के भी, जंगल के, पानी के, ज़मीन के, ये सब उमड़ करके आ रहे हैं।
मेरे एक मित्र हैं डच आर्किटेक्ट, वो काफ़ी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में अवार्ड्स वगैरह उनको प्राप्त होते रहते हैं। तो वो एक उन्होंने विजन क्रिएट किया है जो मुझे भी लगता है कि वास्तव में एक फ्यूचर के लिए हमारा एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। कनाडा में पहली बार मतलब करीब 4-5 दशक के बाद उनके नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में जो है टूरिस्ट अराइवल डिक्रीज होने लग गए हैं। और उसका कारण ये है कि अब लोग इससे संतुष्ट नहीं है कि वो अच्छे पर्यावरण के लिए कहीं दूर नेशनल पार्क सेंचुरी में जाएं, वो अब अपनी कम्युनिटी जहां वो रहते हैं वहीं पे वो अच्छा वातावरण और जैव विविधता चाहते हैं। और लास्ट ईयर जो है वैंकूवर सिटी वो अपने आप को क्लेम करते हैं वर्ल्ड्स ग्रीनेस्ट कैपिटल कनाडा में, तो ब्रिटिश कोलंबिया में। तो उन्होंने एक वैंकूवर बर्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है और ये स्ट्रैटेजी उसके 3 भाग हैं। एक भाग के अंदर जोनिंग, लैंड डेवलपमेंट वगैरह, दूसरा सिटीजन साइंस, सिटीजन एक्शन, और तीसरा बर्ड वॉचिंग। पर बर्ड वॉचिंग खाली पर्यटकों के लिए नहीं, जो होस्ट कम्युनिटी है वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए भी। अभी जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की है 200 स्मार्ट सिटीज़, उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो स्मार्टनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए खाली टेक्नोलॉजी या इंडिविजुअल एक्शन प्रोग्राम्स वो तो अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे हैबिटेशन की भी कल्पना करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे कि लोग एक एनवायरमेंटली जो अलग तरीके से डिज़ाइंड हो, जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, और इनका ये जो सोच है वो ये कि मेट्रो और रैपिड ट्रांसपोर्ट की ईज़ की वजह से अब फ्यूचर के हैबिटेशंस इस तरीके से होंगे कि जो सेग्रीगेटेड छोटे छोटे डेंस पॉकेट्स में लोग रह रहे हैं और बीच में जो है एक मैट्रिक्स भरा हुआ है फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, नेचर का, जिससे कि लोगों की एनवायरमेंटल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, फूड और नीड्स पूरी हो रही हो। थैंक यू। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं आभारी हूँ नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का, शुक्ला जी का, जिनकी वजह से जैसे आदरणीय भर्तृहरि साहब ने कहा कि मौका मिला यहाँ बात करने का। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु वाइल्ड बफेलो, आपने नाम सुना होगा, वन भैंसा, मैं उसमें पीएचडी किया और उस समय वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। बफेलो जो ऑफिशियली फिगर थे 67 थे और एक्चुअल फिगर जब 2005 में मैं दोबारा WTI की तरफ से वहाँ गया तो मैंने देखा केवल वहाँ 7 बचे हैं, 6 पहले हट चुका है, केवल 7 बचा हुआ है। और ये कन्विंस करना किसी के एरिया में कि नहीं अब 67 नहीं अब 7 हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरे ख्याल से साहब भी इसमें सहमत होंगे और काफ़ी उसमें हमको मशक्क़त करनी पड़ी। वाइल्ड लाइफ में काम करना जब तक पेशेंस नहीं है, मेरे ख्याल से चीज़ें भर्तृहरि साहब ने भी कहा था, जब तक पेशेंस नहीं है वाइल्ड लाइफ में काम करना लगभग असंभव है। इनफैक्ट कोई भी रिजल्ट लेना संभव ही नहीं है। और ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी, कितनी स्लीपलेस नाइट हम लोगों ने मचान पे गुजारी और बहुत चीज़ें सीखने का मौका मिला। एक जो सबसे अच्छा और रहा मेरे साथ रहा कि मैंने बस्तर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने बस्तर को 5 बार सर्वे किया। जैसे सर ने बताया, मैं नेचर क्लब मैंने वहाँ बनाया, रायपुर में कुछ नेचर क्लब बनाए जो बर्ड्स के लिए अलग से बनाए, स्नेक के लिए हमने बनाया, स्नेक के लिए अलग से बनाया और आज वो काफ़ी पूरे स्टेट लेवल का काम वो लोग कर रहे हैं। 1-2 चीज़ें हैं इन्वायरमेंट की, जब हम बात करते हैं तो 1-2 चीज़ें, एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे आसपास का जो माहौल है उसी को हम मान के चलते हैं, इसमें एक समाज का भी बहुत बड़ा महत्व है। इन्वायरमेंट तो हम देखते ही हैं, ये है ये क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, सारी चीज़ें बात करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक परिवर्तन कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ हम जा रहे हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा 1-2 चीज़ों में चर्चा मैं करना चाहूँगा आप लोगों से। पर्यावरण निस्संदेह हम बात जब करते हैं तो केवल 2 लाइन पे ही आ रहा है कि मानव ने जब से उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, विश्व में पर्यावरण की एक नई समस्या उभर कर सामने आई है। निस्संदेह जनसंख्या वो एक ऐसी चीज़ है जो हमको हर एंगल से कहीं ना कहीं ले जाती है और कहीं ना कहीं सोचने और कहने के लिए मजबूर कर देती है, चाहे वो साइंटिफिक रीजन हो, चाहे हमारी खुद की अपनी चीज़ें हों। संसाधनों का जितना भी हमारा रिसोर्सेस हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हम यूज तो कर रहे हैं,
लेकिन किस तरह से कर रहे हैं। आदमी की तमन्ना की कोई सीमा नहीं होती। आदमी ही एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जो भी आप उसको माने, जो कभी नहीं कहता कि मेरे पास पर्याप्त हो गया है। टाइगर ने यदि मारा है तो उतना ही खाएगा जितना उसको खाना है। एक चीता खाना है तो एक ही मारेगा। यदि वो पूरे झुंड में पूरे 10 चीता है, 10 को नहीं मारेगा, एक को ही मारेगा। तो उसको संग्रह करने की आदत नहीं है। लेकिन हमारी ये पुनरावृत्ति ने हमको कहीं से कहां तक लेकर नीचे आ गए हैं। और वही ये रीजन है कि आज हम फिर वहीं बैठ करके एनवायरमेंट डे और सब ढेर सारी बातें करते रहते कि हमने हम यहाँ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसा आप सब जानते हैं कि इस 2.4% में भी 18% हमारे पास लाइव स्टॉक है, कैटल है। और स्थिति ये है कि हम उनको पूरी तरह से उनका उपयोग नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट एरिया में आप लोग जब कभी जाते हैं, कभी देखे हों, प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़ दें तो कितने जाते हैं, कितने जब जानवर अंदर जाते हैं तो उनकी गिनती नहीं होती। और मेरे ख्याल से जैसे अभी साहब कह रहे थे फायर और उसकी जो बात कर रहे थे, उसमें एक ग्रेजिंग भी एक शामिल है। चराई एक ऐसा रीजन है जो पूरे हमारा जो फॉरेस्ट है उसको धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू कर देता है। चाहे वो खुर के माध्यम से बरसात में जाएगा तो जितने सीडलिंग्स होते हैं वो उसमें खत्म हो जाएंगे। ग्रेजिंग के बाद यदि स्पेशली गोट जब जाती हैं तो ऊपर का सबसे पोर्शन खाती हैं, प्लांटेशन होगा तो खत्म हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की मैं बात करना चाहता हूं। हम कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, शुरू से ही हम कहते चले आ रहे हैं। आज जब बातें होती हैं तो ये कहते हैं कि नहीं इतना परसेंट यहाँ उत्पादन बढ़ा है, इतना घटा है। लेकिन जो लोग रूरल एरिया में अभी रह रहे हैं उनसे जाके पूछिए क्या हालत है। आज से 10 साल 20 साल पहले यह था कि जो भी बोते थे कम से कम खाने लायक तो हो जाता था। आज ये स्थिति है, कभी बरसात हो रही तो कभी सूखा हो रहा है, कभी ओला पड़ रहा है, कभी गर्मी हो रही है। यदि खेती पक रही है तो पानी गिर दिया, वो सड़ जाएगा, सड़ रहा है। यदि नहीं पक रहा है तो सूखा हो रहा है, वो सूख रहा है। कटने के बाद भी यदि फसल आ गई है तो फिर पानी गिर रहा है, आंधियां आ रही है। कुल मिला के ये स्थिति हो गई कि रूरल एरिया में आज किसान के पास साल भर खाने का नहीं है। यदि उसके पास बाहर की कमाई नहीं है तो वो खेती नहीं कर पा रहा है। खेती में चूंकि लागत है, पहले अपने को लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपका उत्पादकता बढ़ेगी। चाहे वो फ्रूट के मामले में हो, चाहे वेजिटेबल के मामले में हो, चाहे एग्रीकल्चर खेती का स्पेशली फसल के मामले में, तो कहीं भी नहीं हो पा रहा है। स्थिति ये हो रही है कि उसका जितना भी लागत है वो पूरी तरह से नहीं हो कर रहा है। और रीजन क्या है? सीधे सीधे है क्लाइमेट चेंज। उत्पादकता कमजोर हो, कमी होगी तो चीजें, बहुत सी चीजें आएंगी। लोग सोचते हैं, हमारे रूरल एरिया में आप जाके देखें और किसी भी ऐसी जगह बैठ के देखें जो रियली रूरल है। माफ कीजिएगा, मैंने ऐसी जगह, काफी जगह मैंने ऐसा काम किया है जहां मैंने देखा है कि जिंदगी क्या होती है। और रूरल एरिया किसको कहते हैं? बस्तर एरिया वो एरिया है, अबुझमाड़ बस्तर एरिया, जहां केवल लोग सुनते हैं, सोचते हैं, कभी जाके एक बार देखा जा कि क्या होता है, जिंदगी कैसे लोग जीते हैं, एहसास होता है कि हम कहां हैं और ये कहां हैं। एक दो चीजें और इसमें मैंने जोड़ा है। पोल्यूशन आप चर्चा कर चुके। एक जो सबसे महत्वपूर्ण और बात है, वन एवं वन्य जीव। ऑलरेडी भर्तरी साहब ने इसमें चर्चा किया हुआ है। वन एवं वन्य जीव, इसका बुरी तरह से प्रभाव हो रहा है। आज की डेट में ऑफिशियली हमारे पास 19.3% समथिंग फॉरेस्ट है एफएसआई की हमारी रिपोर्ट में, लेकिन एक्चुअली फील्ड में जाके देखिए क्या स्थिति है। हमारे पास 9% से ज्यादा जंगल घना नहीं है और इंक्रोचमेंट इतनी बुरी तरह से बढ़ा हुआ है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़ दें, शायद ही कोई रेंज बचा हो जिसमें 1000 हेक्टेयर से कम का इंक्रोचमेंट हो, सीधे सीधे। और उसमें क्या कर सकते हैं? उससे फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कर सकते हैं? उसमें सीधे सीधे कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं जो उनको चुप कराएंगे। 1000 हेक्टेयर से ज्यादा, मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तीन को पूरी तरह से अच्छे से जानता हूं और तीनों एरिया का ये हाल है। तो हमारा जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है, फॉरेस्ट की एरिया है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। हम जरूर भरे ढोल पीटे, लेकिन सच्चाई है, मेरे ख्याल से सर भर्तरी साहब सहमत होंगे, काफी चीजें घटती जा रही हैं। मेरा टाइम लगभग खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।